नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स आईएएस स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हाल ही में 14 जुलाई को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा करवाई थी, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित हुए होंगे और आप सभी लोग अब तक अपने अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिए होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यमों से, और आपको यह अंदाज़ा अब तक आ गया है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो विभिन्न सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन लोगों के 85 से ऊपर मार्क्स हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2 महीने के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद से आपको मुश्किल से 60 दिन का समय और मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए, जो कि बहुत कम समय है। इसलिए अगर आपके 85 तक के मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ तो नॉलेज आपको मिलेगी ही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एम्स आईएएस स्टडी सर्कल आपके सामने पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जो एक कंपलसरी पेपर है हिंदी का, उसके लिए कुछ चीज़ें लेकर के आया है। आशा करता हूं कि आप सभी को वह पसंद आएंगी। हम टॉपिक्स वगैरह के बारे में, हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं उसमें, इसके लिए हम डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। आज मुख्य रूप से हम आपको उसी विषय सूची में से एक टॉपिक है हमारा पल्लवन, उसको हम समझना चाहते हैं। पल्लवन क्या है और इसका आपके लिए क्या महत्व है, इस चीज को पहले समझें। तो पल्लवन एक किसी वाक्य को या किसी सूक्ति को विस्तार देना ही पल्लवन कहलाता है, जिसे एक अन्य रूप में वृद्धिकरण के रूप में भी जाना जाता है। यानी किसी एक सूक्ति को आप विस्तार दे रहे हैं, वही प्रक्रिया पल्लवन कहलाती है। अब इसका महत्व आपके लिए क्या है और यह किस तरीके से आपके हिंदी के पेपर के लिए महत्व रखता है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो पल्लवन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है कि आपको एक कोई भी सूक्ति या लाइन या कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें आपको विस्तार करना है, जिससे आपके ज्ञान का, आपकी गहनता का और आपकी सोच का को देखा जाता है। इस प्रकार से पल्लवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इससे आपके शब्दकोश, आपकी विचार शक्ति और आपके ज्ञान, ये तीनों बढ़ते हैं। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी को उस चीज में एक माले के रूप में, एक माला के रूप में उस में पिरो सके। आइए हम देखते हैं कि पल्लवन है क्या। पल्लवन को जानने से पहले इसमें 2 चीजों का क्या प्रयोग होता है, क्या नहीं होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ शब्द आए हैं, पहले उसे आप समझ लीजिए, ताकि जब आप ये परिभाषा पढ़ें तो आपके अच्छे से समझ में आए। एक शब्द है हमारे सामने, व्यास शैली। तो व्यास शैली क्या है? व्यास शैली है, पहले भाव को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में उसको सूत्र रूप में समेट दिया जाता है। यानी आप पहले उसका विस्तार करेंगे और लास्ट में एक जो कंक्लूजन होता है वो आप दे देते हैं। जो समाज शैली है, समाज शैली
ठीक इसके विपरीत होती है। इसमें आप जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तत्सम बहुला कठिन संधि व समास पदों से युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि वृद्धिकरण में इसका प्रयोग करना वर्जित है, यानी आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्यास शैली में ही पल्लवन को करना होता है। जैसा कि मैंने बताया, पल्लवन क्या है? एक वृद्धिकरण। वृद्धिकरण का अर्थ वृद्धि करना है, यानी आप उस वाक्य का विस्तार कर रहे हैं। किसी वाक्यांश सूक्ति या कहावत का अर्थ विस्तार से करने की प्रक्रिया वृद्धिकरण में अपनाई जाती है। यही पल्लवन है। अब यहां पे अगर हम देखें तो संक्षेपण और पल्लवन का एक तुलना की गई है। तो संक्षेपण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो पल्लवन या वृद्धिकरण में नहीं अपनाई जाती है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। पल्लवन को या वृद्धिकरण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो ये नाम है भाव विस्तारण, भाव प्रसार, संवर्धन, पल्लवन, भाव विस्तार, विचार विस्तार, वृद्धिकरण, भव्य व्यवन। इन सब नामों से भी हम वृद्धिकरण अथवा पल्लवन को जानते हैं। अब ये एक किताबी परिभाषा दी गई है, इसे आप जानिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि पल्लवन को परिभाषित करते हुए निम्न सूक्त का पल्लवन कीजिए। तो ऐसे केस में हमारे पास एक पल्लवन की परिभाषा, जो सुगठित परिभाषा है, वो हमें आनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मूल रूप से इसमें हमें जो वाक्य दिया जाता है उसका हमें मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम केवल व्याख्याकार होते हैं, निर्णायक नहीं। यानी हम उसमें मूल्यांकन यानी गुण दोष तो हम नहीं बता सकते। गुण दोष को हम बता सकते हैं, टीका टिप्पणी गुण दोष विवेचन भी, जैसे व्याख्या में आलोचना, टीका टिप्पणी गुण दोष विवेचन भी किया जाता है, और हम उसका मूल्यांकन कदापि भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वृद्धिकरण की प्रक्रिया में मूल रूप से हमें जो दिया जाएगा वो वाक्य होगा, सूक्ति होगी, लोकोक्ति होगी, ये सब हमारे सामने रहेंगे और उसका हमें विस्तार करना होगा। तो सर्वप्रथम हमें उससे अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, और एक चिंतन करते हुए उसका एक ड्राफ्ट आपको अंदर तैयार करना है। और हमें ये देखना है कि उसका केंद्रीय भाव या विचार क्या है, कौन सी गौड़ बातें हैं। गौड़ बातें मतलब जो प्रमुख बातें नहीं हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की या उसका विस्तार करने की जरूरत नहीं होती है। और इसका एक मेन पॉइंट है
कि उसके आयाम कौन कौन से हैं। कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि हम उसके आयाम को छोड़ देते हैं, तो इस तरीके की चीजों को हमें ध्यान में रखना है। फिर विस्तार या स्पष्टीकरण के लिए प्रमाणों और उदाहरणों पर विचार करना चाहिए, यानी प्रमाण और उदाहरण ये आप इसमें दे सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गौण भावों या विचारों को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो बातें प्रमुख नहीं है उन बातों को आप छोड़ सकते हैं, उनको विस्तार देने की जरूरत नहीं है। यानी जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ड्राफ्टिंग आपकी है क्या उसमें कुछ इस तरीके की बातें हैं जो गौण भावों से युक्त हैं, तो उन्हें आपको नहीं उपयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपके जो पॉइंट 7 है कि मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, यानी गुण दोष विवेचन करते हुए कोई नवीन स्थापना आपको नहीं करनी। यानी जो लाइन, जो वाक्य है, जो सूक्ति है, उसके गुण दोष पे आपको विचार करके कोई एक नवीन चीजों का स्थापना आपको नहीं करना है। फिर आप इसके विषय के पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, यानी आप तर्क वितर्क उस पॉइंट के, उस वाक्य के, उस सूक्ति के ऊपर आप तर्क और वितर्क कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको यही सिद्ध करना होगा कि जो बात, जो सूक्ति दी गई है वही सही है। विद्यीकरण अन्य पुरुष में ही किया जाना चाहिए और समास शैली के स्थान पर व्यास शैली का प्रयोग करना चाहिए। व्यास शैली मैंने आपको शुरू में बताया कि व्यास शैली क्या होता है। अलंकृत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, अलंकार का प्रयोग आप विस्तार करने में नहीं करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो यहाँ पे तो हमारे सामने ये आया हुआ है कि एक लाइन वाक्य दिया गया है और उसका किस तरीके से विद्यीकरण ये किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले उस वाक्य या सूक्ति को ले लीजिए और उस पे आप थोड़ा समय दीजिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी समय हो वो दीजिए और सोचिए उस चीज के बारे में। सोचिए कि आखिर हमें करना क्या है, उसमें क्या करना चाहिए। एक ड्राफ्ट जो तैयार करने की बात मैंने कही वो किस तरीके से किया जाए। तो देखिए, किसी भी वाक्य या सूक्त को विस्तार करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 3 पॉइंट को ध्यान में रखें। पहला हमारे पास है कि क्या है, दूसरा हमारे पास पॉइंट है क्यों, और तीसरा हमारे पॉइंट है कैसे। आप उस वाक्य या सूक्ति को पढ़ते वक्त अपने दिमाग में इन 3 क्वेश्चन को रखें, 3 बातों को ध्यान में रखें कि क्या है। जैसे हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है। तो अब हम इस पे चिंतन या मनन किस प्रकार से करें।
तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हिंसा क्या है। यानी हम कर क्या रहे हैं कि हिंसा को हमें परिभाषित करना है कि हिंसा क्या है। तो आपके सामने सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि आप उसकी परिभाषा दें। परिभाषा के बाद आप ये देखें कि क्या उसके और भी आयाम हैं, क्या उसके और भी प्रकार हैं। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए कि क्या उसके टाइप्स या प्रकार भी हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखें। फिर जैसे यहां हम देखें, दो चीजों की बात की गई है। एक बात है हमारे सामने हिंसा की और एक बात है हमारे सामने दास्ता की। यानी एक जो पैराग्राफ आपका बनेगा वो इन दोनों की तुलना का बनेगा। तो तीसरे पैराग्राफ में आपके उसकी तुलना आ जाती है और लास्ट में आप सूत्र रूप में उसे कंक्लूड कर देते हैं। तो मुख्य रूप से यही प्रक्रिया आप वृद्धिकरण में अपनाते हैं और निश्चल मन से आप एक बार 4 या 5 अगर वाक्यों का या सूक्तियों का वृद्धिकरण पहले खुद कीजिए। आप जैसे यही है, इसका आप खुद बनाइए, खुद वृद्धिकरण कीजिए और उसके बाद आप उसे किताब से चेक कीजिए और देखिए कि आप जो बातें कह रहे हैं और किताबों में जो लिखी गई हैं, जो उसका वृद्धिकरण किया गया है, वहां जो बातें कही गई हैं उसमें कितना डिफरेंसेस है, वहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उस वाक्य का विस्तारीकरण किस तरीके से किया गया है। अगर आप इस चीज को एनालिसिस करते हैं और इसका अभ्यास करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें माहिर हो जाएंगे। जैसे अब हम देखें कि हमें इससे मतलब अभी नहीं है कि यहां क्या दिया गया है। मूल रूप से हम ये देखें कि हिंसा क्या है, हिंसा को हम कैसे परिभाषित करें। तो देखिए हिंसा है क्या। हिंसक, अब ऐसे केस में आप ये सोचिए कि हिंसक व्यक्ति के बारे में सोचिए कि वो हिंसक क्यों हो रहा है, हिंसा कर क्यों रहा है। हिंसा वो कर रहा है क्योंकि उसके विरुद्ध एक क्रिया की गई है। यानी हिंसा क्या हुई, एक प्रतिक्रिया हो गई। हिंसा क्या हुई, एक प्रतिक्रिया हो गई। तो हिंसा को हम अब यहां परिभाषित कर रहे हैं कि सिंपल सा हम कह सकते हैं कि हिंसा एक प्रतिक्रिया है जो किसी उग्र क्रिया का परिणाम है। ये हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। फिर अब उसको और हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके अगर हम प्रकार की बात करें, जैसे हम इसको अगर देखेंगे, आप इसे अगर रीड कर रहे होंगे तो आप देखिएगा कि इसमें मूल रूप से सिर्फ एक प्रकार की हिंसा की बात की गई है, जबकि हमने पल्लवन करने की विधि में यह देखा गया था कि उसके आयाम पर भी हमें विचार करना है। तो अगर हम इस वृद्धिकरण को देखें तो इसमें हिंसा के सिर्फ एक रूप की व्याख्या की गई है, जबकि हिंसा के 3 रूप होते हैं। यहां सिर्फ एक रूप है और वो हिंसा है शारीरिक हिंसा। तो हिंसा के हमारे पास प्रकार हैं। हिंसा 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली शारीरिक हिंसा, दूसरी मानसिक हिंसा और तीसरी बौद्धिक हिंसा। बौद्धिक हिंसा का उल्लेख आपको मिला होगा जब आप पढ़ रहे होंगे जैन धर्म। जैन धर्म में जो स्यादवाद है वो बौद्धिक हिंसा का उदाहरण है। तो अब देखिए हमने क्या किया, उसके आयाम को भी देखा, उसके प्रकार को भी देखा कि शारीरिक हिंसा क्या है, मानसिक हिंसा क्या है और बौद्धिक हिंसा क्या है। तो अब हम इन तीनों को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और फिर हम उनका आपस में उनकी तुलना कर सकते हैं कि हाँ, वो इनमें कौन सी हिंसा हमारे समाज के लिए हानिकारक है और उस हिंसा में व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पहले और दूसरे कैटेगरी की जो हिंसा है, यानी जो शारीरिक और मानसिक हिंसा है, वो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। और बौद्धिक हिंसा एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति ने चाहे और अनचाहे में अपने जीवन में किया। तो ये उसके हमारे पास डायमेंशन आते हैं, ये हमने उसकी डायमेंशन को जो देखा। यहां पे जो ये विधिकरण किया गया है, इसमें उस डायमेंशन की बात नहीं की गई है। अब हम उसी प्रकार से दासता को परिभाषित करते हैं। दासता के बारे में, दासता को एक्सप्लेन करने के बाद हम दासता और हिंसा का तुलनात्मक विस्तार कर देंगे। और निश्चित रूप से ये कहा गया है कि ये आप सभी जानते हैं कि जब आपके सामने एक व्यवस्था होती है कि कोई चीज कम बुरी है और कोई चीज अधिक बुरी है, और आपकी व्यवस्था है कि आपको उनमें से एक विकल्प को चुनना ही है, तो ऐसी स्थिति में आप कम बुरी वाली विकल्प को चुनते हैं और इस तरीके से आप उसको लास्ट में एक सूत्र रूप में उसको खत्म करते हैं। तो यही आपके सामने पल्लवन है और पल्लवन को करने की प्रक्रिया है। आप निश्चित रूप से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे हमारे मित्र अभी 2 मोबाइल नंबर लिख देंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप जो वृद्धिकरण कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, आप अपनी कॉपी को चेक कराना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप जो है इस पे अभ्यास कीजिए और हो सके तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।